मैं हूं राहुल राजपूत। जिस तरीके से उत्तराखंड में पहले ही फेज में चुनाव हो गया, हालांकि हरिद्वार सीट से जिस तरीके से सियासी दल ताल ठोकते हुए नजर आए, और उसमें सबसे खास कर हरदा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, वो भी काफी दमखम के साथ अपने बेटे का चुनाव प्रचार करते नजर आए। कई मुद्दों को लेकर वो मुखर रहते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हरीश रावत जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सवाल पहला कि हरिद्वार में आप अपने बेटे के लिए प्रचार करते नजर आए, फिर कहीं दिखे नहीं, अब अचानक आप हरियाणा भी पहुंचे और दिल्ली भी पहुंचे। मतलब केंद्रीय नेतृत्व से नहीं कहा गया या फिर स्वास्थ्य नहीं अच्छा है? देखिए, बेटे नहीं बल्कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो 25 साल से कांग्रेस का काम कर रहा है और लगभग 15 साल से हरिद्वार के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है, उसके साथ उसके लिए कैंपेन किया। मगर मेरी 24 अक्टूबर को दुर्घटना हुई थी पिछले साल जी। उसके बाद पसलियां और पीछे रीढ़ की हड्डी में जो फ्रैक्चर आया था, वो थोड़ा सा इस इलेक्शन कैंपेन के दिनों में फिर से रीइमर्ज कर गए और कुछ स्थितियां बिगड़ गई। तो मुझे कुछ उसको ठीक करने में, व्यवस्थित करने में समय लगा। और जैसे ही थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकता हूं, तो फिर मैं दिल्ली में फिर पार्टी के लिए समर्पित हो गया। मैंने कहा मैं हाजिर हूं। एक आपका बयान आया था कि कांग्रेस सुस्त हो गई, उसका संदर्भ क्या था? मैंने एक नॉर्मल सेंस में कहा, चुनाव के प्रारंभिक दौर में जिस तरीके से हमको चैलेंज को लेना चाहिए जी, तो उस तरीके से हम ले नहीं रहे थे। और विशेष तौर पर जो मेरी स्थिति के हमारे राहुल जी, खड़गे जी और दूसरे लोग, वो तो बेचारे रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन खप रहे थे। लेकिन हरीश रावत उतनी मेहनत नहीं कर रहा था, मुझ जैसे मेरे दूसरे साथी उतनी मेहनत करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। जो एक करो और मरो की स्थिति का संदेश जाना चाहिए था और वो नहीं जा रहा था। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस थोड़ा सुस्त हो गई है और उस सुस्ती को दूर करने का काम हमारे जो अलायंस पार्टनर हैं वो कर रहे हैं। मैंने उनकी मीटिंग में कहा, मैंने कहा यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। मैंने कहा हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं और हमारे अलायंस के पार्टनर्स जो हैं, जिनको हमको सपोर्ट करना है यहाँ 5 सीटों पे, हम लड़ रहे थे, कांग्रेस लड़ रही थी। मैंने कहा कांग्रेस को पहले दिखाई देना चाहिए था और दिखाई पहले जो है हमारे अलायंस के पार्टनर। तो वो दोनों बातें थी, एक तो जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था वो कहा, और दूसरा जो है मेरे मन में ये भाव था कि नहीं, हम जिस तरीके से इस चुनाव को लेना चाहिए उतनी गंभीरता से ले नहीं रहे। एक सवाल ये कि 5 लोकसभा सीट, हालांकि पहले फेज में उत्तराखंड में चुनाव हुआ, तो उम्मीद क्या करें? देखिए, प्रारंभ में जिस तरीके से भाजपा ने माहौल बना रखा था, वो कहते थे वॉक ओवर 5 सीटों पर, और ये कहते थे कि जो है हम 5 लाख से ऊपर से प्रत्येक सीट को जीतने हैं। और आज भाजपा जो है अब गिन रही है कि भाई हमको ज्यादा मिलेंगे सीटें या कांग्रेस को ज्यादा मिलेंगी। ये भाजपा, जो लोग कहते थे हम 5 लाख से ऊपर से जीत रहे हैं, वो आज ये लोगों से पूछ रहे हैं कि यार 10-20 हजार से जीत जाएंगे या 10-20 हजार से जिता दो। तो आज उत्तराखंड में भाजपा पूरी तरीके से डिफेंसिव है और उनका मनोबल गिरा हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल उठा हुआ है। 400 पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी के नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी, और राहुल गांधी की तरफ से या आपके अलायंस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार मामला गड़बड़ है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, और उधर वो कह रहे हैं कि अपने परिवार की वो सीट बचा ले जाए, वही बहुत बेहतर है। वो कुछ भी कहें, लेकिन सत्यता ये है, जब ये 400 के पार कह रहे थे, तो उस समय जो कॉमन मैन था जी, जो मजदूरी कर रहा है, सड़क में पत्थर तोड़ रहा है, जो खेत में काम कर रहा है, पानी लगा रहा है, जो व्यक्ति कहीं रेडी पटरी लगा रहा है, वो कहता था अच्छा 400 के पार, तुमको 400 के पार चाहिए, तुमको सरकार नहीं चाहिए, तुमको किसी विशेष मकसद से 400 के पार चाहिए, और आओ देखेंगे हम करेंगे तुमको तड़ी पार। जो ये तड़ी पार करने का
लोगों का इरादा था, मुझे लग रहा है लोगों ने उसको सार्थक कर दिया है। अभी तक जितने राउंड हुए हैं, पहले राउंड में आवाजें बहुत स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन दूसरे राउंड से बदलाव की आवाजें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देने लगी हैं। और लोगों ने इस बात को देखा कि किसानों को किस तरीके से दबा दिया गया पंजाब के। तो ये सब चीजें जो है लोगों के मानस में असर की और वो वर्ग निकल करके आया। और एक और वर्ग भी आया जिसने कहा नहीं, ये 400 के पार एक एरोगेंस को सिद्ध करता है, लोकतंत्र पर जिसका विश्वास नहीं है वही इस तरीके के बहुमत की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो देश के किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे 400 के पार दो बहुमत। ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग आदि आदि सब बातों ने एक अच्छे खासे प्रबुद्ध वर्ग का वोट भी इस समय बदलाव के लिए जोड़ा है। एक आरोप लगता है कि मुसलमानों की राजनीति करती है कांग्रेस, और जो आपके घोषणा पत्र में चीजें आई हैं उसको बीजेपी गिनवा रही है कि कल को गठबंधन की सरकार आती है तो आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, वो बांट दी जाएगी, मंगलसूत्र, शहजादे, इस तरीके की बयानबाजी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। देखिए, प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से ये सारे शब्द निकले। अब जब प्रधानमंत्री ये कहने लग जाए कि तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस को मुसलमान को दे देंगे, तो राजनीति का स्तर कहां ले आए आप फिर से, जब आपके पास शब्द नहीं है, आप एक विजन दिखाते थर्ड फेज के अंदर, कहते मैं ये भारत बनाऊंगा और इन वर्गों के कल्याण के लिए इस तरीके से काम करूंगा। आप उसके बजाय तू मैं की पॉलिटिक्स में आ गए और अनंतोगत्वा जो है, आप किसी की भैंस खोल करके दूसरे को देने की बात करने लगे। औरतों से कहने लगे आपका मंगलसूत्र, क्योंकि हिंदू महिला के लिए वो बड़ा पवित्र वो है, उनसे कहने लगे ये मंगलसूत्र छीन करके आपसे किसी अपने चहेते वर्ग के लोगों को दे देगी कांग्रेस जो है। तो लोगों को ये अटपटी बातें लगी और लोगों को अच्छा नहीं लगा और देश ने इसके खिलाफ, बल्कि प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट इससे जाहिर हुई। जो गंभीरता प्रधानमंत्री जी के शब्दों में होनी चाहिए थी, जो विजन दिखाई देना चाहता, वो लोगों को नहीं दिखाई दिया। और लोग स्पष्ट देख रहे थे कि जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट व्यक्ति भाजपा में जा रहा है तो बिल्कुल टिनोफॉल, बिल्कुल स्वच्छ होकर के निकल रहा है, और दूसरी पार्टी में है यदि वो आलोचक है तो उसको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। जैसे राम मंदिर का बहुत जिक्र हो रहा है, रामद्रोही तक कहा जा रहा है, अपने आप को वो राम भक्त कह रहे हैं। कुछ बयानबाजी भी ऐसी हुई पिछले दिनों जिसमें नाना पटोले का भी नाम शामिल है। तो ऐसे में जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस लड़ना चाहती है, कुछ नेता हैं जो बयानबाजी कर देते हैं, उसमें कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की राजनीति ना करें। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग कभी कभी कुछ बातें कर देते हैं, लेकिन जो पार्टी का कंसिडर्ड व्यू है वो बिल्कुल साफ है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए था और बना। सुप्रीम कोर्ट की राय आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वसम्मत निर्णय दिया, पूरे देश ने उसका स्वागत किया, जिसमें हिंदू भी सम्मिलित है, मुसलमान भी सम्मिलित है। और हमारा मानना है जिस दिन वो सर्वसम्मत जजमेंट आया उसी दिन राम मंदिर अस्तित्व में आ गया। बाकी तो सारी फॉर्मेलिटीज ये सब वो हैं, और उसका राजनीतिकरण करने का जो प्रयास भाजपा ने किया लोगों को पसंद नहीं आया। उसका प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति महोदया से करवाते तो एक तरफ पक्ष खड़ा होता है, दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा होता है। यदि आप उसका शंकराचार्यों से करवाते, एक तरफ श्रद्धानत पक्ष होता, दूसरी तरफ श्रद्धानत विपक्ष होता। अब आपने प्रधानमंत्री से लेकर के जितने लोग उस गर्भगृह में मौजूद थे, सब तो एक ही विचारधारा के लोग थे, तो वहां कैसे जाते? और फिर क्या गारंटी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाते, उनको वहां तक जाने दिया जाता, उनको छूने दिया जाता, किया जाता? जब आप राष्ट्रपति को इस लायक नहीं समझ रहे हैं कि वो शिलान्यास करें, तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तो दलित है, तो उनको तो आप शायद वहां पहुंचने लायक भी समझते नहीं समझते। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए कभी चीजों को समझना पड़ता है। तो हमने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है कि आप इसको मोनोपोलाइज कर रहे हैं। आप राम जी कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिकरण करके उसका फायदा लेना चाहते हैं, और ये आभास करवा देश को देना चाहते हैं कि राम जी को आप लेकर के आए।
और जब भी हकीकत ही है राम तो सबको लाए। एक सवाल अब लौट के उत्तराखंड आते हैं। चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा को आप किस तरीके से अभी देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि चारधाम यात्रा जो कि एक आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को, और हर साल तस्वीर अलग अलग नजर आती है। तो आपकी नजरों में क्या क्या तस्वीर अब तक आई है? देखिए, हम चारधाम यात्रा को केवल आर्थिकी के साथ नहीं देखते, वो हमारी पहचान है। चारधाम यात्रा हमारे पास मानवता की धरोहर है। भगवान विष्णु वास करते हैं, भगवान शिव वहां वास करते हैं, माँ गंगा और यमुना वहां वास करती हैं, वहां से निकलती उनका मायका है। तो हमारे लिए उसका महत्व केवल चंद सिक्कों और रोजी रोटी के साथ नहीं है, बड़ा बड़ा महत्व है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कांग्रेस की तरफ से भी, पूरा राज्य जो है सरकार के साथ है कि आप ठीक तरीके से व्यवस्थित करिए। अब ये जिस समय व्यवस्थित करना था, जिस समय व्यवस्थाएं करनी थी, सुविधाएं जनरेट करनी थी, सब कुछ करना चाहिए था, उस समय तो मामला केवल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर छोड़ दिया। ये तो चुनाव प्रचार में रह गए। और तो छोड़ो, जो पर्यटन मंत्री जी हैं वो हर मीटिंग में नई पगड़ी के साथ दिखाई देते थे, उसका फोटो वहां छपवाते थे, पर्यटन मंत्री जी भी गायब। और हम चारधाम यात्रा में पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। जो भी कदम उठाए और मजबूती से अच्छे कदम उठाए, व्यवस्थित करें। हाँ, यदि कहीं पर कमियां रहेंगी तो निश्चित तौर पर हम उन कमियों को भी उजागर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी हर एक बात कहने के लिए। सरलता और सहजता के लिए जाने जाते हैं उत्तराखंड